देखिए, कुछ टेक्निकल कारणों से लिंक टूट गया था और फिर से आपको एक बार बताया जा रहा है। ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में डिफरेंस, ये क्वेश्चन आपका यूपी जे में भी आ चुका है और बिहार एपीओ में भी आने का चांस है। देखिए, तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा में मैं फिर एक बार अंतर बता रहा हूँ। पहला अंतर ये है कि तथ्य का अनुमान लगाना या तथ्य की उपधारणा करना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है, अर्थात चाहे तो वह अनुमान लगाए और चाहे तो अनुमान लगाने से इनकार कर दे, जबकि विधि की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य होता है। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है, तथ्य की उपधारणा सदैव खंडनीय होती है, यानी कि सदैव इसको डिस्प्रूव्ड या नासाबित किया जा सकता है, जबकि विधि की उपधारणा खंडनीय और अखंडनीय दोनों होती हैं। यानी कि कुछ विधि की उपधारणाओं का खंडन किया जा सकता है लेकिन कुछ का नहीं किया जा सकता। तो कल ही मैं बताया था, जो सेल्फ प्रिज्यूम वाली उपधारणा करेगा रहेगा उसको खंडन किया जा सकता है, लेकिन जो निश्चायक सबूत होगा उसका खंडन संभव नहीं है। तीसरा अंतर हमने ये बताया कि न्यायालय तथ्य की उपधारणा न करके सबूत की मांग कर सकता है, जबकि विधि की उपधारणा करने में न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाध्य होता है और सबूत की मांग नहीं कर सकता। चौथा अंतर है कि तथ्य की उपधारणा आपका तथ्य की उपधारणा विधि नहीं होती, जबकि विधि की उपधारणा विधि होती है। पांचवा अंतर यह है कि तथ्य की उपधारणा में रीजन या तर्क की शक्ति होती है, जबकि विधि की उपधारणा में विधि की शक्ति होती है। छठवां अंतर ये आया कि तथ्य की उपधारणा नेचुरल या प्राकृतिक होती है, जबकि विधि की उपधारणा आर्टिफिशियल या कृत्रिम या बनावटी होती है। और सातवां अंतर है कि एक तथ्य के साबित हो जाने पर तथ्य की उपधारणा में न्यायालय दूसरे तथ्य का निष्कर्ष निकाल भी सकता है, नहीं भी निकाल सकता, लेकिन विधि की उपधारणा में एक तथ्य के साबित हो जाने पर न्यायालय दूसरे तथ्य का निष्कर्ष निकालने के लिए या दूसरे तथ्य का अनुमान करने के लिए बाउंड होता है, बाध्य होता है। इस प्रकार आपको आप प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में 7 डिफरेंस बताए गए। अब आइए आपका अगला सेक्शन शुरू किया जाए। अब हम चलते हैं चैप्टर 2, यानी कि अब हमें शुरू करना है अध्याय 2 एविडेंस का, चैप्टर 2। जहाँ तक चैप्टर 2 की बात है, चैप्टर 2 की कुछ विशेषताएं पहले देखी जाती हैं और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन इसमें निकाले जाते हैं और तब आपका सेक्शन वाइज पढ़ा जाता है।
हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। तेज कर दीजिए थोड़ा आवाज वहाँ से। देखिए आपका चैप्टर 2 हमें शुरू करना है। चैप्टर 2 में तथ्यों की सुसंगत के विषय में प्रावधान किया गया है। ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों की सुसंगत के विषय में। सेक्शन है आपका 5 से लेकर 55। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि एविडेंस का सबसे बिगेस्ट या सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है। तो आपका जवाब रहेगा साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय अध्याय 2 है। ये आपका क्वेश्चन। फिर आपका इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन जो उत्तराखंड ने बना रखा है वह ये है कि एविडेंस एक्ट का सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा अध्याय कौन है। तो सबसे छोटा अध्याय आपका है 11, जिसमें कि केवल एक ही सेक्शन है 167। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से सतर्क रहना है, हम उसका कारण भी बताएंगे। क्वेश्चन ये सतर्क रहना है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ दिया गया है, यानी कि इसका मतलब तथ्यों की सुसंगत के विषय में प्रावधान कहाँ किया गया है, तो 5 से लेकर 55 आप मारेंगे। लेकिन एक शब्द अगर चेंज हल्का सा कर दे, रेलेवेंट फैक्ट या सुसंगत तथ्य या प्रासंगिक या उचित तथ्य कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तब सेक्शन चेंज करना पड़ेगा और आपका जवाब रहेगा 6 से लेकर आपका 55। ये कई बार कंपटीशन में आ चुका है। अब सेक्शन 2 की कुछ विशेषताएं हम देखेंगे और इन विशेषताओं के बाद सेक्शन आपका 5 शुरू किया जाएगा। पहली विशेषता ये है कि इस अध्याय में उन तथ्यों उन बातों का उल्लेख किया गया है जिन बातों को हम एविडेंस के रूप में या साक्ष्य के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। सेक्शन 5 ये बताता है कि जो भी न्यायालय में एविडेंस दिया जाएगा वह या तो फैक्ट्स इन इशू का होगा, यानी कि विवादक तथ्य का होगा, या इस धारा के पश्चात यानी कि सेक्शन 5 के पश्चात जिसे रेलेवेंट घोषित किया गया है उनका हम साक्ष्य दे सकते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप फैक्ट इन इशू का एविडेंस दे सकते हैं या रेलेवेंट फैक्ट का।
अब अगला नियम ये जो पूछा जाता है, ये भी आपका यूपीजे में आ चुका है कि भारत में आपका सुसंगत का नियम दिया गया है कि अपवर्जन का नियम। ये सतर्क रहना है। भारत में सुसंगत का नियम दिया गया है, तो सुसंगत का नियम क्या है, अपवर्जन का नियम क्या है, ये अच्छे से तैयार रखना है। सुसंगत के नियम का मतलब ये हुआ कि किन किन तथ्यों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, उन बातों का उल्लेख कर दिया जाता है, तो हम कहते का नियम दिया गया है। तो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में उन तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिन तथ्यों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः भारत में सुसंगतता का नियम दिया गया है, अपवर्जन का नहीं। दूसरा आपको देखना है, जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, यूरोप के कुछ देशों की बात है, वहाँ अपवर्जन का नियम दिया गया है। अपवर्जन का नियम का मतलब ये हुआ कि किन किन बातों को आप एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, ये बता दिया गया है। और उसके अलावा आप सभी बातों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर एक बार इसको देखिए, इंग्लैंड तथा आपका यूरोप के कुछ देशों में सुसंगतता का नियम न देते हुए अपवर्जन का नियम दिया गया है। अपवर्जन का नियम का मतलब ये हुआ कि कुछ फैक्ट्स या कुछ बातें या कुछ तथ्यों का उल्लेख कानून में कर दिया गया है और ये बता दिया गया है कि इन तथ्यों को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सभी तथ्यों को एविडेंस में प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए, जहाँ तक आपका इसका मतलब ये हुआ कि जब पार्टी या पक्षकार या कोई एडवोकेट किसी बात का साक्ष्य न्यायालय में देता है, तो ऐसी दशा में उसे इस बात को भारत में सिद्ध ही करना होगा, इस बात को न्यायालय को संतुष्ट करना होगा, इस बात पर कि हजूर जिस तथ्य को मैं एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया हूँ वह तथ्य रेलेवेंट हैं, यानी कि 5 से लेकर 55 तक में कहीं न कहीं हमारी बात सेट हो रही, यानी कि कहीं न कहीं इन सेक्शनों में वकील साहब या पक्षकारों को अपनी बातें लानी ही होगी। अब एक समस्या और है, वह यह है कि लगभग ज़्यादातर कानूनों में एक सेक्शन या आर्टिकल ऐसा होता है जहाँ की आपका लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि वकील साहब कहीं भी अगर अपनी बात को सेट नहीं कर पा रहे हैं तो उन सेक्शनों में या उस सेक्शन में वह अपनी बात रख लेते हैं। जैसे कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देखें तो अपील के मामले में आर्टिकल 136 है, जहां की जिसे एसएलपी कहा जाता है, स्पेशल लीव पिटीशन, और 99% अपीलें लगभग आर्टिकल 136 के माध्यम से होती हैं, तो वह भी वकीलों का क्या है, स्वर्ग। उसी प्रकार एविडेंस में भी
अगर 5 से 55 तक कहीं नहीं आ रहा है तो इसी बीच एक सेक्शन छुपा है जहां वकील साहब अपनी बात को रेलेवेंट बना सकते हैं, और वह सेक्शन है एविडेंस का 11। अतः 11 को लायर्स पैराडाइज कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आगे हम बताएंगे डिटेल में। अब आइए, जो ये रेलेवेंसी है, ये जो बताया जा रहा है आपको 2018 में आपका यूपीजे में क्वेश्चन आया था। देखिए, क्वेश्चन से अच्छे से सतर्क रहना है। जो रेलेवेंसी होती है, जो सुसंगतता होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक, कोई बात कानूनी तौर पर रेलेवेंट हो सकती है, यानी कि इसको हम कहते हैं लीगल रेलेवेंसी या विधिक सुसंगतता। और दूसरा आपका ये हो सकता है कि तर्क के आधार पर, यानी कि तार्किक सुसंगतता, यानी कि रीजनिंग के आधार पर, तर्क के आधार पर कुछ बातें उचित मानी जाती हैं। तो फिर आपको अच्छे से कवर करना है। उत्तराखंड एपीओ भी आने वाली है, आपका राजस्थान जे आ चुका है, यूपी जे भी जल्दी आ जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, यहीं से लोग गलत कर रहे हैं और यहीं से आपको एविडेंस में सुधारना भी है। और बहुत अच्छा मॉडल यूपी जे ने बनाया, पहले हम समझा दें तब आपका और चीजें बताएंगे। विधिक सुसंगतता का मतलब ये हुआ कि जिसे कानून उचित मानता हो। तो अभी हमने बताया कि कानून कहाँ से कहाँ तक के तथ्यों को उचित मानता है, रेलेवेंट मानता है, तो वह 5 से लेकर 55। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन 5 से लेकर 55 तक ये विधिक रूप में क्या है, सुसंगत। अब अगला नियम आइए। जितनी चीजें या जितने फैक्ट्स लीगल रूप से रेलेवेंट होते हैं, वह आवश्यक रूप से तार्किक रूप से भी सुसंगत माने जाते हैं। यानी कि जो ये 5 से लेकर 55 हैं, ये तार्किक रूप से भी क्या है, सुसंगत हैं। क्यों? अब इसी में क्वेश्चन बनाया था, फिर एक बार इसको देखिए अच्छे से। प्रत्येक विधिक रूप से सुसंगत तथ्य तार्किक रूप से भी सुसंगत होते हैं। दे देगा, यह जो वाक्य है अक्षरशः सत्य है, यानी कि वर्ड बाय वर्ड सत्य है, गलत है, अर्ध सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाक्य पूर्णतः क्या है, सत्य है कि प्रत्येक विधिक सुसंगतता, प्रत्येक विधिक रूप से सुसंगत तथ्य तार्किक रूप से भी सुसंगत माने जाते हैं। अब क्वेश्चन का मॉडल हम बता देते हैं जो 2018 में यूपीजे में आया था। देखिए क्वेश्चन का मॉडल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपका दी गई है 5 से 55 तक। पहला ऑप्शन दिया था विधिक सुसंगतता, दूसरा ऑप्शन दिया था तार्किक सुसंगतता, तीसरा ऑप्शन दे देगा नैतिक सुसंगतता, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सतर्क रहना है क्वेश्चन के मॉडल से भी। आपका अगर ऐसा ऑप्शन दे तो आप विधिक सुसंगतता मारिएगा, तार्किक नहीं, क्योंकि एक ही इसमें चुनना है, या तो तार्किक या क्या, विधिक। दूसरा मॉडल जो बना है वह ये दिया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगतता दी गई है, विधिक सुसंगतता 5 से 55 तक है, तार्किक भी हैं, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं।
तो अभी हमने बताया कि जितनी बातें कानूनी रूप से उचित हैं वह तर्क के आधार पर भी उचित मानी जाती हैं। अतः 5 से लेकर 55 तक विधिक और तार्किक दोनों रूपों में ये रेलेवेंट है। दोनों मार्क कराना है तब, जब दोनों दे तब, और एक इसमें से चुनना है तो क्या मारना है, केवल विधिक। यही फंसाया था आपका 2018 यूपीजे में। अगला देखिए, तार्किक सुसंगतता। तार्किक सुसंगतता का मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति का रीजन है, तर्क करने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता के आधार पर वे बातें रेलेवेंट या उचित हैं। लेकिन ये भी याद रखिए, प्रत्येक तार्किक रूप से सुसंगत तथ्य विधिक रूप से सुसंगत नहीं होता। अर्थात तार्किक सुसंगतता ज्यादा है, व्यापक है, और विधिक सुसंगतता क्या है, सीमित। ये सतर्क रहना है। तर्क के आधार पर तमाम बातें आपको सही लगेगी, लेकिन कानून उनमें से कुछ बातों को ही सही मानता है। तो कुछ बातें, आपका उदाहरण हम बता रहे हैं, जहां आपका रीजनिंग कहेगी, तर्क कहेगा कि इन बातों को भी एविडेंस में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन कानून उनको कहाँ का रास्ता दिखा देता है, बाहर का। और ये बातें आपका 121 से लेकर 132 तक में दी गई हैं। फिर एक बार देखिए इसको, एविडेंस के सेक्शन 121 से लेकर और आपका 132 तक उन तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो तर्क के आधार पर आप कहेंगे उचित हैं, लेकिन कानून उन्हें उचित नहीं मानता। एक दो उदाहरण देखिए, एक दो उदाहरण हम देखते हैं आपका। पहला देखते हैं हस्बैंड एंड वाइफ का, और दूसरा अपराध की सूचना का। दो ही उदाहरण देखते हैं। एविडेंस के सेक्शन 122 में कहा गया है कि अगर पति और पत्नी के बीच वैवाहिक स्थिति के दौरान एक दूसरे को कोई संसूचना दी गई है तो वह संसूचना प्रकट नहीं की जाएगी, ओपन नहीं की जाएगी। तो आपका तर्क कहेगा कि भले पति पत्नी हो, इनकी बातें भी कोर्ट में लाई जाएं, लेकिन कानून कहता है कि इनकी बातें कोर्ट में नहीं लाई जानी चाहिए। इसी प्रकार सेक्शन 125 का एक उदाहरण हम दें, जहां की मुखबिरों को या जासूसों को संरक्षण दिया गया है। किसी पुलिस अधिकारी से यह नहीं पूछा जाएगा कि अपराध की जानकारी उसे कहाँ से मिली, किसने दी, यानी कि पर इसलिए, यानी कि आपका तर्क कहेगा कि किसने जानकारी दी, ओपन किया जाए, लेकिन कानून कहता है कि ये ओपन नहीं होगा। आगे चला जाए भाई, आपका अगला देखा जाए, जो ये रेलेवेंसी का रूल है, अब जो हम बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका अभी यूपी एपीओ मेंस में भी आया था। देखिए, आपका जो सुसंगत का नियम है, रूल ऑफ रेलेवेंसी, इसी को साक्ष्य का सारभूत सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस कहते हैं, या साक्ष्य के मूलभूत नियम कहते हैं, या सारवान सिद्धांत कहते हैं। ये यूपी एपीओ मेंस में इस बार ये क्वेश्चन आया। सुसंगत का नियम जो है उसका 3 नियम है, यानी कि सुसंगत निम्नलिखित 3 नियमों पर आधारित है। ये मैं चूंकि पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो यहाँ आपको शॉर्टकट में ही बताऊंगा। पहला नियम है कि जो भी एविडेंस पेश किया जाए वह फैक्ट इन इशू तक सीमित रहे,
अर्थात विवादक तथ्य तक सीमित रहे। दूसरा सुसंगत का नियम है कि बेस्ट एविडेंस प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि किसी भी मामले में सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ या उत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। और तीसरा भी बताया गया है बहुत डिटेल में पिछले लेक्चरों में कि जो हियर से एविडेंस होता है, जो अनुश्रुत साक्ष्य होता है, वह साक्ष्य में अग्राह्य और विसंगत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो आपका सामान्य बातें थी, एक सामान्य बात बची है, हो सकता है वो भी पूछ ले कि भारत में जो सुसंगतता का प्रावधान है वह पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है कि नकारात्मक। आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है, नया क्वेश्चन बन जाए कि भारत में जो रेलेवेंसी का नियम है वह पॉजिटिव रूप है कि रूप से है कि नकारात्मक रूप से मारना है, केवल और केवल पॉजिटिव या सकारात्मक मारना है। दोनों में एक एक लाइन कंसेप्ट बना लीजिए। सकारात्मक हम तब कहेंगे जब उन तथ्यों का उल्लेख कानून में दिया हो जिन तथ्यों को हम एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चूंकि भारत में वी बातें सेक्शन 5 से लेकर 55 तक में दी गई हैं जिन बातों को हम एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, अतः भारत में जो सुसंगतता का नियम है वह पॉजिटिव है, सकारात्मक। दूसरा नियम आपका, यदि कानून में ये दिया रहे कि इन तथ्यों को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसके अलावा सभी तथ्यों को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये नकारात्मक बातें हुई, यानी कि जिन बातों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता उनका वर्णन कर दिया गया और जिनको किया जाना चाहिए उनका वर्णन नहीं किया। तो ये बातें इंग्लैंड और यूरोप में है। तो इंग्लैंड में जो है वह सुसंगतता का नियम पॉजिटिव न होकर क्या है, निगेटिव है, नकारात्मक। अब आइए आपका सेक्शन 5 शुरू किया जाए। सामान्य बातें आपका बता दी गई। आइए सेक्शन 5 से अच्छा क्वेश्चन बनता है। सेक्शन 5 की आपका हम विशेषता भी बताएंगे। आइए पहले सेक्शन 5 की कुछ विशेषताएं देखते हैं। देखिए आपका जहां तक सेक्शन 5 की बात है, सेक्शन 5 को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की कुंजी कहा जाता है। अब पहले सामान्य बातें दो चार बताई जाए, तब बेर एक शब्द बताया जाए। पहला क्वेश्चन ये आया कि द इंडियन एविडेंस एक्ट की किस धारा को एविडेंस की कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है, बेस कहा जाता है, आधारशिला कहा जाता है, या किस सेक्शन में रेलेवेंसी का नियम समाहित है। तो जब भी ये पूछे तो कौन सेक्शन मार्क कराएंगे, 5। अब क्यों हम बताएंगे अभी तोड़कर। दूसरा क्वेश्चन आपका सेक्शन 5 से ये बनता है कि एविडेंस की कौन सी धारा एविडेंस के क्षेत्र को सीमित करती है। तो एविडेंस के क्षेत्र को सीमित या लिमिट करने का कार्य
सेक्शन 5 ही करता है। अब क्यों करता है ये हम अभी बता रहे हैं 2-3 मिनट में, पहले कुछ सामान्य बातें हो जाए। अब कोरिलेशन भी अच्छे से तैयार रखिए। जो आपका कोरिलेशन करना है सेक्शन 5 से पढ़ते समय, वह आपका एक टीपीए से करना है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया था, आपका बिहार में भी इसी बार, कि कॉन्स्टिट्यूशन की या कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी किसे कहा जाता है। तो जो संविधान की कुंजी है वह संविधान का प्रियम्बल है, यानी कि जो प्रस्तावना या उद्देशिका। अगला क्वेश्चन आपका टीपीए में कोरिलेट करके बन सकता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कौन सी धारा क्रोड या कुंजी है टीपीए की। तो आपका जवाब रहेगा टीपीए का सेक्शन 5। फिर आपका पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को कॉन्ट्रैक्ट में, कि कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा क्रोड मानी जाती है, यानी कि कौन सी धारा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को पृथक करती है। तो आपका जवाब रहेगा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 10, यानी कि 10 आपका आधारशिला है कॉन्ट्रैक्ट की धारा या कुंजी है, राज को खोल देगी। आइए अब सेक्शन 5 में क्या क्या बातें कही गई हैं, उन बातों को एक एक छोटी छोटी बातें समझना है, और इसी में से आपका कुछ क्लू निकाला जाएगा कंपटीशन के लिए। देखिए हेडिंग क्या दी गई है सेक्शन 5 में, विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। विवादक तथ्यों यानी कि फैक्ट इन इशू, और सुसंगत तथ्यों यानी कि रेलेवेंट फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकेगा। तो आइए बेयर एक्ट को देखिए कैसे पढ़ना है भाई। आपका बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका भी सीखिए और कैसे आप बेयर एक्ट तोड़ेंगे। देखिए आपका क्या लिखा गया है, किसी वाद या कार्यवाही, किसी वाद या कार्यवाही में, किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य इवरी फैक्ट इन इशू, हर विवादक तथ्य का, ये शब्द लिखा गया है। इसके बाद लिखा गया है कि अन्य तथ्यों का यानी कि अदर फैक्ट का, जिन्हें एक तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है। यही शब्द ज्यादा लोग पकड़ नहीं पाते, यानी कि अन्य तथ्यों का जिन्हें एक तस्मिन पश्चात, एक तस्मिन पश्चात मतलब इस सेक्शन के बाद, इस धारा के बाद क्या घोषित किया गया है, रेलेवेंट यानी कि सुसंगत घोषित किया गया है। अस्तित्व या अनस्तित्व, अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस यानी कि मौजूद होना, अस्तित्व, या दूसरा आपका कहा जा रहा है अनस्तित्व यानी कि मौजूद न होना, नॉन एग्जिस्टेंस। अस्तित्व या अनस्तित्व का अगला शब्द देखिए आपका साक्ष्य दिया जा सकता है, और अंतिम शब्द है और किन्हीं अन्यों का नहीं, अर्थात एंड ऑफ नो अदर्स।
ये जो वाक्य हैं सेक्शन 5 में एविडेंस एक्ट में बताए गए हैं। अब इन्हीं शब्दों को आपको तोड़ना है और एक एक जो बारीक चीजें हैं उसको पकड़ना है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आपका किसी वाद या कार्यवाही में, जहां तक वाद या सूट शब्द की बात है, ये केवल सिविल मामलों में प्रयोग किया जाता है और सूट की परिभाषा आपका सीपीसी में कहीं नहीं दी गई है, लेकिन सीपीसी का सेक्शन 26 प्रत्येक वाद यानी कि प्रत्येक सूट वाद पत्र दायर करके यानी कि प्लेंट दायर करके प्रारंभ किया जाएगा। और प्लेंट दायर करने का प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि वाद संस्थित करने फाइल करने में कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये बात सीपीसी के आर्डर 4 में दी गई है। लेकिन सूट शब्द को कहीं डिफाइन सीपीसी में नहीं किया गया है। तो सर्वप्रथम हंसराज के केस में सूट शब्द को डिफाइन करने का प्रयास प्रीवी काउंसिल ने किया। यानी कि जो ये वाद शब्द दिख रहा है ये केवल किस में अप्लाई होगा, सिविल में। लेकिन ये जो प्रोसीडिंग शब्द है या ये जो कार्यवाही शब्द है, यह एक बहुत विस्तृत अर्थ वाला शब्द है और इसमें आपका पिटीशन, एप्लीकेशन, एफआईआर, आपका एनसीआर, कंप्लेंट इत्यादि बातें भी समाहित हैं। अर्थात सेक्शन 5 क्रिमिनल और सिविल दोनों मामलों में अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि सूट के बाद क्या लिखा गया है, प्रोसीडिंग, और प्रोसीडिंग क्रिमिनल और सिविल दोनों को आपस में क्या करती हैं, समाहित। कार्यवाही में हर विवादक तथ्य का इवरी फैक्ट इन इशू का, तभी हम फैक्ट इन इशू फिर बता रहे हैं, डिटेल में बताएंगे, पहले ये सब हो जाए, या किसी अन्य ऐसे तथ्यों का जिन्हें ए तस्मिन पश्चात का मतलब ये हुआ कि इस सेक्शन के बाद क्या घोषित किया गया है, सुसंगत। अब यही क्वेश्चन आपका बनाना है और यही शब्द आपका समझ में नहीं आता कि तस्मिन पश्चात का मतलब क्या। ये तस्मिन पश्चात फिर एक बार बताया जा रहा है कि इस सेक्शन के बाद यानी कि सेक्शन 5 के बाद। इसीलिए यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन ये बनता है इंटरव्यू में भी और तमाम जगह कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट कहाँ दिया गया है, तथ्यों की सुसंगत कहाँ दी गई है। तो 5 से लेकर 55, लेकिन हल्का सा शब्द चेंज करे कि रेलेवेंट फैक्ट कहाँ है, सुसंगत तथ्य कहाँ है, तो आपका जवाब रहेगा 6 से लेकर 55। आना पड़ेगा कि सेक्शन 5 में ही इस बात कि इस धारा के बाद जो रेलेवेंट क्या किए गए हैं, घोषित। अब पहले दोनों शब्दों को हम डिटेल में हल्का हल्का देखेंगे। वैसे दोनों शब्द एक एक बार बता दिया गया है, लेकिन फिर भी आपका जो क्वेश्चन उत्तराखंड जे में बना था या इत्यादि राज्यों में, उसको भी देखना है। देखिए आपका फैक्ट इन इशू की का इंटरप्रिटेशन। हेलो।
देखिए आपका दो शब्द बताया जाए, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू को इंटरप्रेट किया गया है एविडेंस के सेक्शन 3 में। फैक्ट इन इशू का मतलब ये हुआ कि ऐसे तथ्य, ऐसी बातें जिन पर पक्षकारों में डिस्प्यूट हो, और डिमांड और डिनाई इतना महत्वपूर्ण समय हर हाल में उत्पन्न होती हो, ये आपका प्रिंसिपल फैक्ट कहे या प्रधान तथ्यों को प्रूफ किया जाता है, ये साध्य होते हैं। इन्हीं तथ्यों को प्रूफ करने के लिए सेक्शन 6 से लेकर 55 तक में रेलेवेंट फैक्ट का आपका उल्लेख किया गया है। इन्हें साबित या ना साबित किया जाता है, प्रूव्ड या डिसप्रूव्ड किया जाता है, इसी पर निर्णय आता है। और इन्हें आपका इंग्लिश वर्जन में फैक्टम प्रोडम फैक्टम प्रोबैंडम कहा जाता है। ये उत्तराखंड में जे में पूछा गया था कि फैक्टम प्रोबैंडम यानी कि ऐसे तथ्य जिन्हें प्रूफ किया जाना आवश्यक है, उन्हें क्या कहते हैं। तो भाई लीगल भाषा में गलत न हो। आइए दूसरा हम देखते हैं आपका ऐसे अन्य तथ्यों का साक्ष्य जिन्हें तस्मिन पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है। तो सुसंगत शब्द की जो इंटरप्रिटेशन है वो भी एविडेंस के सेक्शन 3 में दिया गया है। और ये बताया गया है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलेवेंट या सुसंगत होगा जब वो आपका एक दूसरे से कोरिलेट हो, जुड़ा हो, कनेक्टेड हो, और उसकी कनेक्टिविटी या कनेक्शन है जो वह एविडेंस एक्ट में आता है। यानी कि कोई भी तथ्य जो 5 से लेकर 55 तक में कहीं न कहीं एक दूसरे से क्या हो, जुड़ा हो, उसी को हम क्या कहेंगे, रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्टों का उल्लेख 6 से लेकर 55 तक में दिया गया है। इन आपका इनका प्लीडिंग में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता, ये साधन होते हैं। साध्य नहीं, याद रखिए क्या होते हैं, साधन होते हैं। इनके माध्यम से फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिसप्रूव किया जाता है। अतः इन्हें सेकेंडरी या गौण या सहायक तथ्य कहा जाता है। और लीगल भाषा में इन्हें फैक्टम प्रोबेंस कहा जाता है। फैक्टम प्रोबेंस। उत्तरा ऐसा क्वेश्चन आगे पूछ सकता है कि जिन तथ्यों के माध्यम से किसी तथ्य को साबित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो हिंदी में सुसंगत तथ्य, और आपका इंग्लिश वर्जन जो है आपका फैक्टम प्रोबेंस। याद रखिएगा। धन्यवाद। अभी 10 मिनट बाद आपका जूरिस्प्रूडेंस का क्लास चलेगा।